Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Okay. In the last class we had started with CFA level 1 का क्वेश्चन सीरीज का क्लासेस. अपने लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे क्वेश्चन सीरीज एंड वी हैड स्टार्टेड विद इक्विटी एज द फर्स्ट टॉपिक. पहला टॉपिक अपने इक्विटी पिक किए थे एंड मैंने आपको बोला था कि ये जो क्वेश्चन सीरीज का क्लासेस होने वाला है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पूरा का पूरा वो जो टॉपिक है वो थॉरली एटलीस्ट एक बार कर लिया है. और इस क्लास के थ्रू इस सीरीज के थ्रू आपको क्या रिवीजन करना है एंड दिस सीरीज विल नॉट बी अ स्पेसिफिक टू एनी चैप्टर. इट विल बी ओवरऑल चैप्टर्स का डिस्कशन ओवरऑल टॉपिक को लेके. फॉर एग्जांपल अगर अपने इक्विटी कर रहे हैं तो इक्विटी के अंदर में कोई स्पेसिफिक चैप्टर पे टारगेट नहीं होगा बट इक्विटी एज अ ओवरऑल टॉपिक अपने रिवाइज करेंगे थ्रू दी क्वेश्चंस प्रैक्टिस. तो फर्स्ट क्लास में वी हैड डन अराउंड 10 क्वेश्चंस. वो 10 क्वेश्चंस के थ्रू अपने ट्राई किए थे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का. आज की क्लास में अगेन फोकस रहेगा दैट वी कंटिन्यू विथ आवर इक्विटी. अपने इक्विटी आज कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास का आई विल प्लान कि नेक्स्ट क्लास के अंदर में वेदर आई शुड कंटिन्यू विथ इक्विटी और आई शुड स्टार्ट विथ सम अनदर टॉपिक. चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विटी से. लेट मी शेयर माय स्क्रीन योर. या क्वेश्चन नंबर 1. All else being equal, the preference shares with the lowest certainty of future cash flow and greatest potential risk for investors is most likely. कितना बार क्या होता है ना ये फर्स्ट लाइन रीड करके स्टूडेंट को थोड़ा हेवी फील होता है. अपने को क्या करना है सबसे पहला थोड़ा सा ये जो एक दो लाइन है इसको ब्रेक करता है इजी मीनिंग समझते हैं सो दैट आपके लिए क्वेश्चन एकदम इजी हो जाए. बोल रहा है कि ऑल एल्स बिंग इक्वल. बोल रहा है बाकी सारा चीज कांस्टेंट है. प्रेफरेंस शेयर्स ठीक है इक्विटी शेयर नहीं बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर विद द लोएस्ट सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो. बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सर डर है कि फ्यूचर में जो कैश फ्लोज होगा ना उसका सर्टेनिटी लोएस्ट है. मतलब देर इज मोर ऑफ अनसर्टेनिटी. समझा. लोएस्ट सर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ कि सर फ्यूचर में पता नहीं कैश फ्लो मिलेगा कि नहीं मिलेगा लाइक हायर अनसर्टेनिटी एंड द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स. ग्रेटेस्ट पोटेंशियल रिस्क मतलब इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टर्स को रिस्क है इन द फ्यूचर. अगेन पोटेंशियल रिस्क इज मोस्ट लाइकली. तो क्या बोला सर प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर में देर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर कैश फ्लो एंड देर इज अ हायर रिस्क. इज मोस्ट लाइकली प्रेफरेंस शेयर कौन सा टाइप का होगा. पोर्टेबल विथ नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड, नॉन कॉलेबल विथ क्यूमुलेटिव डिविडेंड, कॉलेबल विथ नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड. तो सबसे पहला आप याद करने का ट्राई करो. यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी पुटेबल. पुटेबल मतलब इन्वेस्टर्स के पास राइट रहता है. इन्वेस्टर के पास, कंपनी के पास नहीं. कंपनी के पास नहीं इन्वेस्टर के पास राइट रहता है कब प्रेफरेंस शेयर्स पुट करने का. विथ नॉन क्यूमुलेटिव एक होता है डिविडेंड क्यूमुलेटिव एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल ईयर 1 में जो इशूअर है और जो कंपनी है इफ दे आर नॉट गिविंग द डिविडेंड to the preference shareholders while at the time of giving the dividend in the second year they will have to give the dividend of the first year also. फर्स्ट ईयर अगर कंपनी ने नहीं दिया डिविडेंड अगर कंपनी को सेकंड ईयर देना है तो कंपनी को फर्स्ट ईयर का भी डिविडेंड देना पड़ेगा क्यूमुलेटिव. तो कंपनी का जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगा क्यूमुलेट हो जाएगा. तो दैट्स अ बेनिफिट फॉर द इन्वेस्टर. तुम सोचो तुमको अगर फर्स्ट ईयर डिविडेंड नहीं मिला है सेकंड ईयर का डिविडेंड मिल रहा है तो तुमको फर्स्ट ईयर का भी मिलेगा तभी तुमको सेकंड ईयर का डिविडेंड मिलेगा. तभी कंपनी दे सकता है. इज इट फाइन. तो सर ये तो फायदा है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. पुटेबल में भी इन्वेस्टर के पास फायदा है कि वो जाके क्या पुट कर सकता है बॉन्ड. और नॉन क्यूमुलेटिव यहाँ पे लिखा है नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड. नॉन क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव का उल्टा होता है कि अगर कंपनी ने फर्स्ट ईयर डिविडेंड नहीं दिया तो सर सेकंड ईयर में जब वो डिविडेंड देगा ना तो उसको फर्स्ट ईयर का टेंशन नहीं है. किसको कंपनी को. इज इट फाइन. तो सर दैट्स बैड फॉर द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. सर इन्वेस्टर के लिए क्या चीज अच्छा है. सर इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड पोर्टेबल हो तो फायदा, क्यूमुलेटिव डिविडेंड हो तो फायदा. नॉन क्यूमुलेटिव हो तो फायदा नहीं है बिकॉज एक साल अगर कंपनी छोड़ता है तो कोई बात नहीं है उसको सेकंड ईयर का डिविडेंड मिलेगा. सो दैट इज बैड फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे बोला था लोएस्ट सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एंड द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल रिस्क. तो पुटेबल तो अच्छा बात है वेयर एज नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड अच्छा बात नहीं है. इज इट फाइन. तो ये मिक्स काइंड ऑफ फीचर हो गया. यहाँ पे अपने को बताना है सर जहाँ पे ग्रेटेस्ट अनसर्टेनिटी है सबसे ज्यादा रिस्क है ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ द वर्ड नॉन क्यूमुलेटिव. ठीक है. नेक्स्ट नॉन कॉलेबल विथ क्यूमुलेटिव डिविडेंड. यार कंपनी कॉल नहीं करेगा. ठीक है. नॉन कॉलेबल क्योंकि कॉलेबल फीचर किसके पास होता है कंपनी के पास. कंपनी कैन कॉल दी बॉन्ड.
बोल रहा नॉन कॉलेबल होगा विथ क्यूमुलेटिव डिविडेंड। ये तो अच्छा है फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज गुड फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको तो क्या बताना था, रिस्क, रिस्क बताना है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कैन नॉट बी दी आंसर बिकॉज दैट इज गुड फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, नॉन क्यूमुलेटिव वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ खराब है। इज इट फाइन? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, कॉलेबल विथ नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड। सर कंपनी कॉल कर सकता है बॉन्ड, ये तो इन्वेस्टर के लिए खराब है, प्लस नॉन क्यूमुलेटिव है। मतलब अगर कंपनी फर्स्ट ईयर में डिविडेंड पे नहीं करता है तो सेकंड ईयर में उसको फर्स्ट ईयर का डिविडेंड पे आउट करने का जरूरत नहीं है, इट विल बी नॉन क्यूमुलेटिव। Is it fine? So that is the bad from the investor point of view. Option number C will be the answer. ये तो बताना था, lowest certainty of future cash flow, मतलब higher uncertainty है। Is it fine? Option number C is the answer. Next, question number 2. ऐसे आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा यार आपको एक बार दो बार, यू कैनॉट जस्ट मगअप। क्योंकि आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स वो ट्राई करते हैं मगअप करने का, पुटेबल, कॉलेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। यू कैनॉट मगअप ऑल दिस थिंग क्योंकि वो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं मतलब एग्जाम में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है यार, पुटेबल का मतलब क्या होता है, कॉलेबल का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिविडेंड का मतलब क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, वो जितना भी ट्रिकी क्वेश्चन दे यू विल बी एबल टू आंसर बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इज इट फाइन? तो थोड़ा सा टाइम देके आपको थोड़ा आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा, पुटेबल का मतलब, नॉन पुटेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इंडेक्स वेइंग मेथड that underrepresent securities that constitute the largest fraction of the target market value is most likely the। बोला कि सर कौन सा ऐसा इंडेक्स वेइंग मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर में जिस सिक्योरिटी का मार्केट वैल्यू ज्यादा है ना उसको अंडर रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा ऐसा इंडेक्स वेइंग मेथड है सर जिसके अंदर में टारगेट मार्केट वैल्यू जिस सिक्योरिटी का लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट उसको क्या करेगा, अंडर रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कम बताएगा। इज इट फाइन? ऑप्शन देखते हैं। इज मोस्ट लाइकली दी प्राइस वेइंग मेथड, इक्वल वेइंग मेथड, मार्केट कैप वेइंग मेथड। सबसे इजी तो मार्केट कैप वेइंग मेथड होता है क्योंकि इट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट, शेयर प्राइस, शेयर प्राइस हो जाता है। तो सर अगर लार्ज कैप स्टॉक है तो वो तो ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल कैप स्टॉक है उसका वेट कम आएगा। मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स में तो यही होता है। इज इट फाइन? कि सर जिस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अगर ज्यादा है एंड जिस कंपनी का स्टॉक प्राइस कम है तो जिसका स्टॉक प्राइस ज्यादा है उसका वेट ज्यादा होगा, जिसका कम होगा, जिसका जो स्टॉक प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कम होगा उसका वेट कम होने वाला। मार्केट कैप के अंदर में नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस पर शेयर। इज इट फाइन? तो सर ऑप्शन नंबर सी कैन नॉट बी द आंसर क्योंकि यहाँ पे पूछा था लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द टारगेट मार्केट वैल्यू जो कि अंडर रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जिसका मार्केट कैप ज्यादा है वो ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा, जिसका मार्केट कैप कम है वो कम रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी कैन नॉट बी द आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी के बाद में ऑप्शन नंबर ए पे आ रहा हूँ, प्राइस स्विंग मेथड। प्राइस स्विंग मेथड में क्या था सर, जिस कंपनी का शेयर प्राइस पर शेयर ज्यादा है उसका जो फ्रैक्शन होगा वो ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा, जिस कंपनी का शेयर प्राइस पर शेयर कम है उसका कम रिप्रेजेंट करेगा। चीज समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का दाम आज 3000 रुपीज है, ठीक है, वेर एस से जोमेटो का 250 रुपीज है शेयर का प्राइस। तो 3000 वर्सेस 250 रुपीज, एज अ फ्रैक्शन तुम करेगा 3000 प्लस 250 कितना होगा, 3250, 3250 का 3000 डिवाइडेड बाई 3250 करेगा, ऑब्वियसली सर एज अ परसेंटेज ज्यादा आने वाला है। सर वापस ये चीज समझाइए, मैं बोल रहा हूँ कि रिलायंस का दाम 3000 है, जोमेटो का दाम 250 रुपीज है पर शेयर, तुम टोटल करेगा इट यू विल गेट 3250, और तुम रिलायंस एज अ फ्रैक्शन निकाल रहा है 3000 डिवाइडेड बाई 3250, तो सर ऑब्वियसली वो अराउंड 80-90% आएगा, जोमेटो का कम आएगा। वही तो होता है प्राइस वेटेड। तो सर जिस कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा है वो ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा, जैसे रिलायंस जोमेटो का कम है तो कम रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे तो आपको बोला था यार जिस कंपनी का लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ टारगेट मार्केट वैल्यू है वो अंडर रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी, इक्वल वेइंग मेथड। इक्वल वेइंग मेथड मतलब ये क्या हुआ कि सर रिलायंस का दाम अगर 3000 है, जोमेटो का दाम अगर 250 रुपीज है, अपने क्या एज्यूम करता है, इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब सर जिस कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा है वो अंडर रिप्रेजेंट होगा, जिस कंपनी का दाम कम है वो ओवर रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो को अपने इक्वल वेट देंगे, रिलायंस को भी इक्वल वेट देंगे, ऑल दो शेयर प्राइस में क्या डिफरेंस है, रिलायंस ज्यादा है प्राइस बट उसके बावजूद उसको क्या अंडर रिप्रेजेंट होगा। दैट इज व्हाट एक्चुअली इक्वल वेइंग मेथड। इज इट फाइन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो क्लास में सम्स करवाया है वहां पे प्लीज जाके जो भी मैं प्राइसेस बोल रहा हूँ वहां पे सिक्योरिटीज का अपने किए हैं ये सब सारा चीज, वहां जाके प्लीज एक बार देखिए ये सब मेथड्स को कि कैसे वहां पे अपने सॉल्व किए थे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू डायरेक्ट, एक सेकेंड, कितने बच्चों का डाउट आता है कि सर इक्विटी या क्यूएम या फिक्स्ड इनकम या डेरिवेटिव जो कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल फील होता है, वो लोग कैसे थ्योरी क्वेश्चन दे सकता है? कितना स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट आता है कि सर क्यूएम के अंदर में तो अपने मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स किए हैं, फिक्स्ड इनकम के अंदर में न्यूमेरिकल्स किए हैं, इक्विटी में काफी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, डेरिवेटिव के अंदर में काफी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, उसके बावजूद देयर कैन बी थियोरेटिकल क्वेश्चंस। आई वुड से अराउंड 60-70% थ्योरी क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट का डाउट आता है सर थ्योरी क्वेश्चन आएगा कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 इज द बेस्ट। तुम इसका क्लास में सम्स किया है, राइट? और देखो यहाँ पे कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछा है तुमसे, एंड ये थ्योरी तभी तुम आंसर कर पाएगा जब तुम सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, देन इट बिकम्स व्हाट, वेरी इजी। चीज समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल को कैसे थ्योरी में कन्वर्ट होता है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 इज द बेस्ट एग्जांपल। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू डायरेक्टली अफेक्ट अ कंपनीज बुक वैल्यू? लीस्ट लाइकली, देखो लास्ट क्लास में भी आई थिंक लीस्ट लाइकली का एक सम आया था। तो दो तरीका है, लीस्ट लाइकली वर्ड को क्या तो हटा दो, कोई बच्चा अगर कंफर्टेबल नहीं है तो। जैसे मैं एक बार वर्ड हटा देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली इफेक्ट अ कंपनीज बुक वैल्यू। बोल रहा है कि सर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कंपनी का बुक वैल्यू को इफेक्ट करेगा? बुक वैल्यू को इफेक्ट करने वाला है। सर बुक वैल्यू कैसे सोचे? अरे लायबिलिटी साइड सोचो आप, जो इक्विटी का पोर्शन आता है, इक्विटी के अंदर में आता है ना आपका ओपनिंग बुक वैल्यू जो इक्विटी है, प्लस नेट इनकम, रिटेन अर्निंग्स वाला जो पोर्शन होता है, ऑल दोज आर एक्चुअली व्हाट, इक्विटी बुक वैल्यू। तो बोल रहा चेंजेस इन दी कंपनीज नेट इनकम, बोला अगर नेट इनकम में कंपनी का चेंज आता है तब तो सर वो तो कंपनी का बुक वैल्यू को इफेक्ट करेगा। यस, कैसे सर? क्योंकि पीएनएल का जो भी नेट इनकम है वो कहाँ पे जाता है? बैलेंस शीट में। इट इफेक्ट्स व्हाट, बुक वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए विल इफेक्ट द कंपनी बुक वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी, परचेजेस बाय द कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर, कंपनी अगर बायबैक कर रहा है, कंपनी अगर अपना खुद का शेयर्स बायबैक कर रहा है, तो ऑब्वियसली सर जो कंपनी का आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स है वो कम हो जाएगा। तो सर वेदर इट विल इफेक्ट बुक वैल्यू, यस इट विल इफेक्ट बुक वैल्यू। अपने को आंसर क्या देना था? बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली, मैंने लीस्ट लाइकली वर्ड को हटाया था और बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू डायरेक्टली इफेक्ट अ कंपनी बुक वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इफेक्ट्स अ कंपनी बुक वैल्यू। बट अपने को आंसर क्या देना था? लीस्ट लाइकली। सर क्या चीज से इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चीज समझ में आ रहा है? Option number C is investors estimate of the company's future cash flows. This does not affect the company का book value. Estimate of the future cash flows, यार कंपनी का future cash flows क्या होगा जो forecast कर रहा है, वो कंपनी का book value थोड़ी इफेक्ट कर रहा है, right? All those are what, future estimates. Option number C is the answer. Next, question number 4. A sell order that instructs the broker to obtain the best price immediately available without specifying a minimum price. बोल रहा है कि सर एक ट्रेडर है मान लो, उसने सेल ऑर्डर पंच किया, शेयर्स सेल करना है, और ब्रोकर को बोला यार मेरे को जो भी इमीडिएटली प्राइस अवेलेबल है, बेस्ट प्राइस इमीडिएटली जो भी प्राइस अवेलेबल है वो आप मेरा ट्रेड कर दो, मतलब सेल कर दो विदाउट स्पेसिफाइंग अ मिनिमम प्राइस। ये नहीं बोला कि सर इस प्राइस मिनिमम प्राइस पे मेरे को सेल करना है। फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस मान लो 2500 के कॉस्ट प्राइस पे होल्ड करता हूँ, आज शेयर का दाम 3000 चल रहा है रिलायंस का, आज रिलायंस का दाम 3000 चल रहा है, ठीक है? तो मैं अपने ब्रोकर को ये नहीं बोल रहा हूँ यार मिनिमम प्राइस जो है ना मेरा 3000 पे सेल करना, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल है प्लीज सेल करवा दो मेरा। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, अ स्टॉप ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। वेरी इजी, इट्स अ मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ही तो ये होता है कि सर जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल है मार्केट में प्लीज उस प्राइस पे बाय या सेल कर दीजिए। इज इट फाइन? मार्केट ऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी इज लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मतलब क्या होता है? वेयर यू विल डिफाइन अ लिमिट कि सर इस प्राइस पे मेरे को बाई करना है या इस प्राइस पे मेरे को सेल करना है। जब तुम सेल करेगा तो तुम एक मिनिमम प्राइस देगा, और जब तुम बाई करेगा तो भी एक मिनिमम प्राइस देगा यार, कि इस प्राइस पे, मिनिमम प्राइस पे मेरे को क्या बाई करना है और इस प्राइस पे मिनिमम मेरे को सेल करना है। इज इट फाइन? मिनिमम प्राइस मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सर कम से कम इस प्राइस पे क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए। यहाँ पे सेल ऑर्डर है, कम से कम इस प्राइस पे सेल होना चाहिए। हाँ, इस प्राइस या उसके ऊपर सेल हो सकता है लेकिन इस प्राइस के नीचे तो सेल आप मत करिएगा। वेयर एज बाइंग के टाइम पे तुम क्या डालेगा? बाइंग के टाइम पे कि सर मैक्सिमम प्राइस ये आप पे करने के लिए रेडी हो, दैट इज एक्चुअली व्हाट, लिमिट ऑर्डर। इस प्राइस या उसके नीचे तुम बाई करने के लिए रेडी है बट उस प्राइस के ऊपर यू आर नॉट रेडी टू बाई, सो दैट इज एक्चुअली व्हाट, लिमिट ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर क्या होता है? तो आपको याद होगा स्टॉप लॉस, स्टॉप बाई एंड स्टॉप सेल ऑर्डर।
अगर कोई बायर है, मतलब स्टॉक बाई करके रखा है, उसको डर लग रहा है यार शेयर का प्राइस अगर गिर गया तो वो हो सकता है 5% नीचे का स्टॉप सेल ऑर्डर लगा देगा कि सर अगर 5% के नीचे गया तो प्लीज मेरा जो ट्रेड है उसको क्या कर देना, स्क्वायर ऑफ कर देना। कोई बाई करके रखा है तो उस प्राइस पे, नीचे वाले प्राइस पे सेल कर देना, क्योंकि ये डू नॉट वांट कि यार लॉस बहुत ज्यादा हो। और अगर कोई शॉर्ट सेल करके रखा है, उसको क्या चीज का डर लग रहा है, शेयर प्राइस ऊपर जाने का, तो वो कौन सा ऑर्डर डालेगा, स्टॉप बाई ऑर्डर, से 5% ऊपर में। मन से बोल रहा हूँ 5% ऑब्वियसली। इज दैट फाइन? तो यहाँ पे आंसर विल बी सी, मार्केट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑल एल्स बीइंग इक्वल अ रिवर्स स्टॉक स्प्लिट रिजल्ट्स इन। सबसे पहला स्टॉक स्प्लिट क्या होता था, स्टॉक स्प्लिट कि मान लो सर अगर 100 शेयर्स है, ठीक है, और हर एक शेयर का दाम 10 रुपीज है, तो टोटल मार्केट क्या क्या हो जाएगा, 100 × 10। तो इसमें स्टॉक स्प्लिट क्या होगा कि सर फॉर एग्जांपल 2:1 स्टॉक स्प्लिट है, सर जो एक शेयर होल्ड कर रहा है उसको 2 शेयर मिलेगा, जो एक शेयर होल्ड कर रहा है उसको 2 शेयर मिलेगा, तो 100 शेयर्स का क्या हो जाएगा, 200 शेयर्स। और जो स्टॉक प्राइस है वो 10 की जगह 5 हो जाता है, मार्केट कैप सेम रहता है, तो शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। वो होता है स्टॉक स्प्लिट कि सर वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है, स्टॉक प्राइस कम हो जाता है। वेयर एज रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में क्या होगा, उल्टा। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में क्या होगा, उल्टा, मतलब सर शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, कम। जो 10 रुपीज पर शेयर है ना वो 20 हो जाएगा, एंड जो नंबर ऑफ शेयर्स है 100 वो 50 हो जाएगा, तो 50 × 20 1000। अगेन नो चेंज इन दी कंपनी का मार्केट कैप एंड नो चेंज इन दी शेयर होल्डर्स वेल्थ। A reverse stock split results in decrease in the number of shares and increase in the share price. Yes, option number A is correct. रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में यही होगा ना कि शेयर का प्राइस बढ़ जाता है एंड उतना नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, डिक्रीज इन शेयर प्राइस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स एंड इंक्रीज इन शेयर प्राइस, रॉन्ग। जो ऑप्शन नंबर बी है ये स्टॉक स्प्लिट के लिए करेक्ट है। इज इट फाइन? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, all else being equal, which of the following has the same effect on the shareholders wealth as a cash dividend? बोला सर अगर कंपनी कैश डिविडेंड देता है, मतलब कैश दे रहा है, जो शेयर होल्डर्स है ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनको कैश दे रहा है, ठीक है, बोला उससे क्या इफेक्ट होगा शेयर होल्डर्स के वेल्थ पे, हैज द सेम इफेक्ट। अच्छा, सेम इफेक्ट बोल रहा है, ओके। क्वेश्चन है कि सर अगर कैश डिविडेंड पे कर रहा है कंपनी, उसका जो इफेक्ट है शेयर होल्डर्स वेल्थ पे, वर्सेस यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए बी सी, उसमें से कौन सा इफेक्ट सेम होगा एज कंपेयर टू दी कैश डिविडेंड। सर क्या चीज पे इफेक्ट, शेयर होल्डर्स वेल्थ पे इफेक्ट, मतलब सर क्या चीज का इम्पैक्ट, कैश डिविडेंड वर्सेस ऑप्शन नंबर ए बी सी का इम्पैक्ट सेम रहेगा ऑन दी शेयर होल्डर्स वेल्थ। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट से शेयर होल्डर्स वेल्थ चेंज होगा, नहीं, अभी जस्ट अपने डिस्कस किए हैं, नो चेंज। स्टॉक डिविडेंड से शेयर होल्डर्स वेल्थ चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं। अरे स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या था यार, कंपनी शेयर्स अलॉट कर रहा है, तुम 100 शेयर्स होल्ड कर रहा है, तुमको 10 शेयर्स और मिल गया, स्टॉक डिविडेंड, ठीक है, तो 110 हो गया और शेयर प्राइस उतना प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता है, सो दैट आपका जो शेयर होल्डर्स वेल्थ है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। तो स्टॉक स्प्लिट स्टॉक डिविडेंड की वजह से सर शेयर होल्डर्स का वेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन सर जब कंपनी कैश डिविडेंड देता है ना, तो सर कंपनी का जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो कम हो जाता है, कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अ शेयर रीपर्चेज, सर कंपनी अगर शेयर बाईबैक कर रहा है तो सर कैश दे रहा है शेयर होल्डर्स को, तो कैश डिविडेंड में भी तो वही कर रहा है, और कंपनी का रिजर्व्स कम हो रहा है, राइट, शेयर होल्डर्स के पास कैश जा रहा है, तो सर शेयर रीपर्चेज में भी तो सेम इफेक्ट होगा, कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएगा एंड शेयर होल्डर्स के पास कैश चला जाएगा। इज इट फाइन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, all else being equal, which of the following are equivalent to stock dividend in terms of the economic effect on the company and the shareholders? तो यहाँ भी वैसे ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सर कौन सा इम्पैक्ट ए बी या सी सेम होगा एज स्टॉक डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स। बोला सर कंपनी एंड शेयर होल्डर्स पे इम्पैक्ट जो होगा वो सेम होगा स्टॉक डिविडेंड वर्सेस कौन सा ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहला सर, स्टॉक डिविडेंड के वजह से कोई इंपैक्ट होगा कंपनी या शेयर होल्डर्स के ऊपर में, कोई इंपैक्ट नहीं होगा, अभी जस्ट अपने बात की है। स्टॉक डिविडेंड दे रहा है तो सर शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है, स्टॉक प्राइस कम हो जाता है, सो दैट ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स वेल्थ रिमेन व्हाट, सेम। इज इट फाइन? ऑप्शन नंबर ए स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट में भी कोई इंपैक्ट नहीं होता है, स्टॉक स्प्लिट के वजह से भी सर कंपनी एंड शेयर होल्डर्स पे कोई इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं होगा। सर इकोनॉमिक इंपैक्ट का मतलब सर कंपनी का रिजर्व्स कम नहीं होगा एंड शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। जी समझ में आ रहा है?
कोई को वर्ड इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी का जो रिटेन अर्निंग्स है दैट विल नॉट रिड्यूस, एज वेल एज शेयर होल्डर्स का वेल्थ विल नॉट इंक्रीज बिकॉज ऑफ व्हाट, स्टॉक स्प्लिट एंड बिकॉज ऑफ व्हाट, स्टॉक डिविडेंड. Option number B, cash dividend. Because of cash dividend, shareholders' wealth will increase. Because of share repurchase, shareholders' wealth will what? Increase. Whereas company का retained earning will what? Decrease because of cash dividend and share repurchase. Question number 6 और 7 जो है मिलता जुलता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम मिलता जुलता है, अच्छा क्वेश्चन है ये 6 और 7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, सबसे इजी वैल्यूएशन मॉडल. एसेट बेस्ड वैल्यूएशन क्या था? मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. Asset based valuation most likely uses estimates of the company's asset only, wrong. Asset and liability only, yes. Asset, liability and projected cash flow, wrong. Option number B is correct. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेडिंग बाय आर्बिट्रेजर मोस्ट लाइकली. सबसे पहला सर आर्बिट्रेजर का मतलब क्या होता है? सर आर्बिट्रेजर फाइंड्स ट्राइज टू फाइंड आउट व्हाट, मिस प्राइसिंग. ट्राइज टू फाइंड आउट व्हाट, मिस प्राइसिंग. कि सर अगर मान लीजिए मार्केट ए के अंदर में कोई चीज का दाम अगर 100 रुपीज चल रहा है, मार्केट बी के अंदर में कोई चीज का दाम 110 चल रहा है, आर्बिट्रेजर क्या करेगा, 100 वाला चीज को मार्केट ए से बाई करेगा और 110 पे क्या करेगा, मार्केट बी में सेल करेगा. मिस प्राइसिंग फाइंड आउट करता है आर्बिट्रेजर. सर सस्ता चीज को बाई करके उस सेम कमोडिटी का सर जहां पे दाम ज्यादा है उस पे क्या करेगा, सेल करेगा, इग्नोरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो बोला ट्रेडिंग बाय आर्बिट्रेजर मोस्ट लाइकली रिड्यूसेस लिक्विडिटी, नो, इट विल इंक्रीज लिक्विडिटी. अरे वो तो बाई सेल कर रहा है तो उससे तो लिक्विडिटी बढ़ेगा, रॉन्ग. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजेस प्राइस डिस्क्रिपेंसी, नो, इट रिड्यूसेस प्राइस डिस्क्रिपेंसी. अरे प्राइस डिस्क्रिपेंसी तो कम होगा ना सर, प्राइस डिस्क्रिपेंसी का मतलब 100 वर्सेस 110. सोचो आर्बिट्रेजर 100 वाला जो चीज है वो अग्रेसिवली बाई करना स्टार्ट कर दे बिकॉज ऑफ हायर डिमांड, सर जो 100 रुपए का चीज है वो दाम बढ़ना स्टार्ट करेगा. और 110 वाला अग्रेसिवली सेल करना स्टार्ट कर दे तो प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगा. और एक प्राइस पे आके सर दोनों इक्वल हो जाएगा. मान लो 105 है, जहाँ पे मार्केट ए में भी 105 चल रहा है, मार्केट बी में भी 105 चल रहा है, राइट, तब तो बाई सेल करने का कोई सेंस नहीं है. तो बोला इंक्रीजेस प्राइस डिस्क्रिपेंसी, नो, इट रिड्यूसेस प्राइस डिस्क्रिपेंसी. प्राइस डिस्क्रिपेंसी को क्या कम कर देता है. ऑप्शन नंबर सी, कंट्रीब्यूट्स टू द मार्केट एफिशिएंसी, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. मार्केट एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि सर जो प्राइस होना चाहिए विच इज इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, मार्केट प्राइस. सर जो दाम होना चाहिए और जो मार्केट में दाम चल रहा है वो दोनों क्या बराबर ले आएगा. इज इट फाइन, जो 105 मेरा वाला एग्जांपल में था. तो इट विल प्रमोट व्हाट, मार्केट एफिशिएंसी. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Next, question number 10. Which of the following industries or sectors is most likely classified as what? Cyclical. बोला सर कौन सा इंडस्ट्री या कौन सा सेक्टर इज क्लासिफाइड एज व्हाट, साइक्लिकल. एक होता साइक्लिकल, एक होता नॉन साइक्लिकल. ऑप्शंस देखते हैं साइक्लिकल में. यूटिलिटीज, यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वगैरह क्या साइक्लिकल होता है या नॉन साइक्लिकल? नॉन साइक्लिकल. यूटिलिटी नेसेसिटी प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज एक्चुअली व्हाट, नॉन साइक्लिकल. ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्रियल. इंडस्ट्रियल मतलब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, एरोस्पेस, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, ये सब सारा चीज क्या है, साइक्लिकल है. ऑल दीज आर एक्चुअली व्हाट, साइक्लिकल. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी, हेल्थ केयर, पर्सनल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, राइट, फॉर एग्जांपल HUL, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया, ये सब सारा चीज जो है, मेडिसिन, ये सब सारा चीज क्या है, नेसेसिटी प्रोडक्ट है. ऑल दीज आर एक्चुअली व्हाट, नॉन साइक्लिकल. आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज साइक्लिकल. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर साइक्लिकल बिकॉज इकोनॉमिक बूम या रिसेशन से इंपैक्ट होता है, राइट. परफेक्ट. तो आज अपने 10 क्वेश्चंस और फर्दर कंप्लीट किए इक्विटी का. आई होप क्वेश्चंस के थ्रू जो अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए आपको याद आ गया होगा. ऑब्वियसली जिस बच्चे को याद नहीं आया एक बार आपको वापस से जाके कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करना चाहिए, जहां भी तुम हो सकता है 2-3 कॉन्सेप्ट के अंदर में बाई चांस अगर फंसा होगा. अदरवाइज क्वेश्चंस काफी इजी है. लास्ट वाला क्लास के अंदर में भी जो क्वेश्चंस कराया था दोज आल्सो वेर आल्सो वेरी इजी, और आज के क्लास में भी क्या इजी क्वेश्चंस है. बट अब कहीं अगर फंस रहे हो तो दिस इज द राइट टाइम कि एक बार जाके आप रिवाइज करो टॉपिक्स को और उसके बाद वापस से ये क्वेश्चंस को रिविजिट करो. परफेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं. तो अपना 20 क्वेश्चंस हुआ है इक्विटी के अंदर में. नेक्स्ट क्लास वी विल प्लान कि इक्विटी करना है या मेरे को कोई और दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है. चलो, टेक केयर गाइस, बाय बाय.